जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है कंपनी इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ कंपनी। देखिए कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक है, बेसिकली ये जो इसकी डेफिनेशन है बेटा, ये इसकी फीचर्स के बेस पर ही बनाई गई है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन में जो जो पॉइंट्स आए हैं, ठीक है, यानी इसकी जो फीचर्स है उनको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर बेटा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन। देखिए सबसे पहले इन्होंने लाइन बोली कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला गया है? क्योंकि कंपनी भी बिल्कुल एक इंसान की तरह होती है, ठीक है, बट इट डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। कौन सा लॉ? कंपनी एक्ट 2013। उसमें एक पूरी प्रोसेस बताई गई है जिसके थ्रू वी हैव टू स्टार्ट कंपनी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं और फिर कंपनी बिल्कुल एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है जिसको जो कि दूसरे लोगों के साथ, दूसरी फर्म के साथ, दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। ठीक है, दूसरी फर्म पे, दूसरे कंपनी पे केस भी कर सकती है और वो लोग भी इसके ऊपर केस कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्संस। बट कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी एक्ट 2013 में जो प्रोसेस दी गई है उसके अंडर हमें कंपनी को रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेटेड कराना बहुत जरूरी है। दूसरी फीचर है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं, 11 में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक प्रिंसिपल था पूरा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कहता था कि फर्म इज अ सेपरेट एंटिटी, ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी। तो इन द सेम मैनर कंपनी में भी जब हम लोग कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो ये मानकर चलते हैं कि कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी एंड ओनर इज द सेपरेट एंटिटी। ठीक है बेटा, अब इसमें जो तीसरी फीचर है वही है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है कि कंपनी जो है दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकती है, दूसरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी दूसरों पे केस भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी दूसरों के द्वारा केस किया जा सकता है। राइट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जो कंपनी की लाइफ है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर। ठीक है, कोई भी मेंबर यानी शेयर होल्डर कंपनी से रिटायर हो जाए, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, ठीक है, या कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी का नाम लिखा गया है बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है दैट फर्म और कंपनी विल गो फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड। कंपनी की लाइफ पे किसी डायरेक्टर के आने से, किसी डायरेक्टर के जाने से, किसी डायरेक्टर की डेथ होने से, किसी डायरेक्टर के रिटायर होने से या सेम शेयर होल्डर से, ठीक है, कंपनी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखिए इसमें ये बड़ी अच्छी इसकी फीचर्स है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि भाई कंपनी में जितने शेयर्स हम लोगों ने परचेज किए, बाय किए, जितने शेयर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारी लायबिलिटी केवल इतनी है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को कितना अमाउंट पे करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 1000 शेयर्स बाय करने हैं, 10 रुपीज ईच है, तो आई जस्ट हैव टू पे 10,000। ठीक है, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी पे नहीं करना है, मेरी लायबिलिटी इज कन्फाइंड ओनली फॉर 10,000। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के केस में जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो इजीली हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी हम अपने शेयर्स बेच भी सकते हैं और दूसरे के शेयर खरीद भी सकते हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। इन केस ऑफ कंपनी मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एवरी शेयर होल्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ओनली दोज शेयर होल्डर हु इज इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर कैन टेक पार्ट एज अ मैनेजमेंट। दे हैव टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं भैया, एजीएम का नाम सुना होगा, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, इलेक्शंस होते हैं बाकायदा और उसमें जो एजीएम होगी वहां पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, उनको पूरा कंपनी का डिस्क्राइब करना पड़ता है। बट वहां पे जो डिस्क्राइब किया था वो सभी शेयर होल्डर नहीं करते। शेयर होल्डर जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं और वही लोग काम करते हैं एज अ मैनेजमेंट फॉर द कंपनी। ठीक है, फिर आता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है स्टैंप, मोहर, हिंदी में बोलते हैं मोहर।
ठीक है, कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं बेटा उसके लिए कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होती है जो कि हर डॉक्यूमेंट पे लगाई जाती है। ठीक है बेटा, तो इट वाज ऑल अबाउट द कंपनी एंड द फीचर्स ऑफ कंपनी। अब करते हैं बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करेंगे जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनीज, कि कितने तरीके की कंपनी नॉर्मली हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेटा वन पर्सन कंपनी, जिसको हम ओपीसी भी कहते हैं। वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक मेंबर या शेयर होल्डर हो सकता है और वहां पर भी, और वो भी नेचुरल होना चाहिए बेटा, आर्टिफिशियल नहीं होते, नेचुरल होना चाहिए। जैसे मैं अकेला शेयर होल्डर हूं, अकेला मेंबर हूं, तो वो कहलाएगी वन पर्सन कंपनी। और दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि वो जो है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए और इंडिया में ही रहना चाहिए, तो वही ऑपरेट कर सकता है बेटा वन पर्सन कंपनी। खैर अपने को बहुत ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट, जिसका नाम ही प्राइवेट है बेटा, एक ऐसी कंपनी होती है पहली जो ना तो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर सकती है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स इसकी जो आपको ध्यान रखनी है, प्राइवेट कंपनी आर दोज कंपनी व्हिच कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन दैट काइंड ऑफ कंपनी। यानी ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, तो ऐसी कंपनी को कहते हैं प्राइवेट कंपनी, और इसके नाम के पीछे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जहां जिसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है, इसी के ट्रीटमेंट को हम स्टडी करेंगे बेटा इन इस बुक में। और जो नेक्स्ट वाली बुक है, हम बात करें पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी इज दैट काइंड ऑफ कंपनी इन विच वी कैन इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी इन कंपनी। तो ऐसी कंपनी जिसमें हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें पब्लिक अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी, उसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेयर्स या डिवेंचर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा पब्लिक को, वो पब्लिक कंपनी में किए जाते हैं। इसमें प्रोहिबिशंस होता है, इसमें मनाही होती है, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, केवल पब्लिक कंपनी को पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपना पैसा कंपनी में लगाने के लिए। इसलिए हमें स्टडी करना है अबाउट द पब्लिक कंपनी। ठीक है बेटा, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, अब इसके बाद स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाउ टू फॉर्म अ कंपनी। तो बेटा अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कैसे एक कंपनी स्टार्ट की जाती है। और इसी प्रोसेस में हम लोग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों की फॉर्मेशन को स्टडी कर लेंगे। तो इसमें बेटा बेसिकली सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है बेटा प्रमोशंस। प्रमोशन में क्या होता है, देखिए देयर विल बी सम पर्संस जिनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन लोग हैं, जिनके माइंड में एक आइडिया आता है कि वी शुड स्टार्ट अ कंपनी, वी शुड स्टार्ट अ कंपनी। तो यहां पर जो आइडिया आने का प्रोसेस है उसी का नाम है प्रमोशंस। तो पहला स्टेप होता है प्रमोशन, जिसमें प्रमोटर्स के माइंड में एक आइडिया आता है कि हमें कंपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर दूसरे स्टेप पे बेटा रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन। अब इसको हम प्रैक्टिकली ठीक है स्टार्ट करेंगे कंपनी को, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों को कंपनी स्टार्ट करनी है उन लोगों को उस कंपनी का एक नाम रखना पड़ेगा। ठीक है, और वो नाम रखने के बाद वहां पे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, एक होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ाते हो। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट्स विद नेम ऑफ कंपनी लेकर जाएंगे कहां पर, रजिस्ट्रार के पास। फिर रजिस्ट्रार जो है वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम, कि भाई ये जो नाम है जिस नाम से आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो वो अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करता है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है उस नाम से पहले से ही कोई कंपनी चल रही है। फॉर एग्जांपल आप जाके कहो भाई रजिस्ट्रार को मेरे को तो रिलायंस इनकॉर्पोरेशन के नाम से कंपनी स्टार्ट करनी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों, क्योंकि रिलायंस इनकॉर्पोरेशन के नाम से पहले से ही फर्म चल रही है। आप क्या करोगे, उसके नाम का मिसयूज कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो पहले से एग्जिस्ट करती है उसके नाम पे आप अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो नाम अवेलेबल है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम कोई आईडी बनाते हैं, जीमेल पे ईमेल कोई आईडी बनाते हैं, तो जब हम लोग अपनी सारी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, हम अपनी आईडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर वो नाम अवेलेबल है तो हमारी आईडी बन जाती है, नाम अवेलेबल नहीं है तो आईडी नहीं बनती। तो अगर वो नाम अवेलेबल है
तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस नाम को आपके लिए रजिस्टर्ड कर देगा कि भाई इस नाम से आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे अब आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। देखिए जब हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो वहां पे उसमें एक क्लोज लिखा होता है बेटा, कैपिटल क्लोज। उन डॉक्यूमेंट में एक नाम क्लोज होगा जिसको कहते हैं कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में क्या लिखा होगा, हम मैक्सिमम कैपिटल लिखेंगे कि भाई मैक्सिमम कितना पैसा हम पब्लिक से इकट्ठा करेंगे एज कैपिटल। यानी कि जब हम कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर गए तो वहां पर हमने अपनी कैपिटल भी रजिस्टर्ड करा दी कि हम मैक्सिमम इतना पैसा पब्लिक से इकट्ठा करेंगे एज कैपिटल, और वो होती है बेटा हमारी अथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। और एक बार जो हमने यहाँ पर रजिस्टर करा दी उसके बाद ठीक है हम लोग उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जब रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो जाता है बेटा तो प्राइवेट कंपनी जो है वो यहीं से स्टार्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी विल फॉलो ओनली 2 स्टेप्स। बता सकते हो क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी। तो जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो अपना काम स्टार्ट कर देंगे, उनको पब्लिक से पैसे इकट्ठा नहीं करना है। बट मैंने बताया कि हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम जो पढ़ते हैं बेटा वो पढ़ते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। तो इसमें तीसरा स्टेप आता है बेटा, उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शंस। उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, कंपनी एक बड़ा अच्छा सा प्रोस्पेक्टस बनवाएगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस के बारे में आपने 11वीं में बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, पूरी कंपनी की डिटेल होती है। ठीक है कि भाई हम कौन हैं, कितने सालों से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें कितना पैसा पब्लिक से चाहिए। इसके साथ साथ वहां पर एक बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है कि वो सारे लोग जो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो सारा अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ विद एप्लीकेशन मनी हमारे बैंक अकाउंट में टिल ड्यू डेट जमा कराएं। तो ये जो स्टेप होता है ये होता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा टू इनवाइट पब्लिक, ठीक है, और वहां पे एक बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बैंक अकाउंट में जितने भी लोग इस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई अपनी एप्लीकेशन और उसके साथ साथ एप्लीकेशन मनी। अब एप्लीकेशन में क्या होगा, आपका नाम होगा, कितने शेयर्स आपको चाहिए, आपका एड्रेस, ठीक है, वो सब होगा, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स होंगी, ठीक है, और कितने शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, उसके साथ उसकी जो एप्लीकेशन मनी बनती है वो इस बैंक अकाउंट में आपको टिल ड्यू डेट जमा कराना है। ठीक है, अब यहाँ पर आजकल तो ये सारे काम हो जाते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं अंडरराइटर्स। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स बेटा कंपनीज हैं, ठीक है, जो उन कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं जो कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करना चाहती है। वो कहते हैं भैया तुम कंपनी वाले आराम से बैठो, तुम्हारा सारा काम हम करेंगे, हम प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, हम बैंक अकाउंट ओपन कराएंगे, ठीक है, हम पब्लिक को इनवाइट करेंगे, आपको ड्यू डेट पे जितना पैसा चाहिए हम वो सारा आपको दे देंगे, चाहे आपके शेयर्स को पब्लिक खरीदे या ना खरीदे। अब माइंड में क्वेश्चन आता है भैया ये क्यों देंगे, फ्री में नहीं देते बेटा, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपसे उसके बदले कमीशन लेंगे। कमीशन कैश के रूप में भी हो सकती है, आपकी कंपनी में शेयर्स भी ले सकते हैं, आपकी कंपनी में डिवेंचर्स भी ले सकते हैं, और उसको कहते हैं अंडरराइटर्स कमीशन, ठीक है, उसको कहते हैं अंडरराइटर्स कमीशन। क्लियर है? तो अंडरराइटर्स कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स इशू कराने का एग्रीमेंट करती हैं टिल द ड्यू डेट। अंडरराइटर्स जो है उस कंपनी को सारा पैसा दे देंगे, चाहे उनके शेयर्स मार्केट में बिके या ना बिके। जो नहीं बिकते वो अंडरराइटर कंपनी खुद रख लेती है, बाद में उनके अपने क्लाइंट है जो उनको वो बेच देती है, बट उसके बदले वो कमीशन लेती है। ठीक है, अब अगर कंपनी के पास एक यहां पर वर्ड है बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है बेटा, 90% ऑफ शेयर इशू, 90% ऑफ शेयर इशू, यानी कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उसका 90%
जरूर आना चाहिए, उसको कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 90% के लिए भी एप्लीकेशन नहीं आ रही, मतलब 90,000 शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन नहीं आ रही 1 लाख शेयर्स इशू करने के बाद, तो आपको ये प्रोसेस दोबारा फॉलो करनी पड़ेगी, आप अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। बट अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, 90% ऑफ शेयर इशूड या उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसके बाद कंपनी दोबारा रजिस्ट्रार के पास जाएगी और वहां पर एक जो डायरेक्टर है वो डिक्लेयर करेगा कि भाई कंपनी हैव अचीव्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, और इसके साथ साथ वो अपना अनाउंस करेगा कि कंपनी हैव फुलफिल ऑल द फॉर्मेलिटीज टू स्टार्ट देयर बिजनेस। जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो भी पूरी कर दी, डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव कर लिया। अब अगर रजिस्ट्रार यहां पर सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है और इसके साथ साथ जितनी भी टर्म्स और कंडीशन थी वो सारी फुलफिल हो गई है, तो वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनी। और पब्लिक कंपनी बेटा इस सर्टिफिकेट के बाद ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, उससे पहले कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे 4 स्टेप है, आपको याद रखने हैं, ये हायरार्की भी याद रखनी है बेटा, क्योंकि आजकल एमसीक्यू होता है तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। कैसे खर्चे बेटा? पहले रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम, ये सब तैयार करवाने पड़ेंगे, उसके लिए खर्चा है। फिर जब अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू करने जाएंगे तो प्रोस्पेक्टस अपना इशू करेंगे तो उस पर भी खर्चा है। फिर अंडरराइटर्स की हेल्प होगी तो अंडरराइटर्स को कमीशन देंगे, ठीक है, वो भी खर्चा है। फिर उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनी मिलता है, उसके बाद आप स्टार्ट करते हो, यानी सर्टिफिकेट मिलने के बाद कंपनी स्टार्ट हुई, बट उससे पहले आपने बहुत सारे खर्चे पे कर दिए। तो इन खर्चों को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन खर्चों को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी यूज होता है और यहाँ पे भी ये यूज होगा एंट्रीज के टाइम पे। ठीक है बेटा, अब करेंगे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर्स कैपिटल। तो बेटा अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। देखिए बेसिकली देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स, एक होता है बेटा इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब देखिए इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या लिखा है, इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। कि भाई इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स ना हो, मतलब इक्विटी शेयर्स की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है भैया। अगर इक्विटी शेयर्स के बारे में समझना है तो आपको फिर प्रेफरेंस शेयर्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए इसका नाम है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस का मतलब प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस, यानी ये वो शेयर्स हैं जिनको हम इंपॉर्टेंस देते हैं, जिनको हम प्रायोरिटी, जिनको हम प्रेफरेंस देते हैं। किस वे का प्रेफरेंस, किस तरीके की प्रायोरिटी? 2 तरीके की, इन वे ऑफ डिविडेंड, पहला प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में, डिविडेंड को लेके, दूसरा इन वे ऑफ रिडेम्पशन यानी रीपेमेंट के रूप में। तो इन वे ऑफ डिविडेंड में क्या होता है, देखिए प्रेफरेंस, सबसे पहला रेट ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है और हर साल उसी रेट पे कंपनी को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जबकि यहां इक्विटी शेयर्स की आप बात करते हैं तो इक्विटी शेयर्स पर जो डिविडेंड पे किया जाएगा वो हर साल जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई कितना इक्विटी शेयर्स पे हमें डिविडेंड पे करना है। तो पहला जो प्रेफरेंस है प्रेफरेंस शेयर्स को, वो है रेट ऑफ डिविडेंड, वो फिक्स है, ठीक है, इसमें फिक्स नहीं होता है। अब देखिए डिविडेंड में दूसरा प्रेफरेंस भी दे रखा है। क्या प्रेफरेंस है बेटा? फर्स्ट डिविडेंड विल बी पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब ये भी लिख दिया है कि जब प्रॉफिट में से डिविडेंड बटेगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल वालों को डिविडेंड पे किया जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट बचा तो फिर इक्विटी वालों को मिलेगा। समझ में आ रहा है प्रेफरेंस क्यों कह रहे हैं? अब देखिए दूसरा प्रेफरेंस इन वे ऑफ रिडेम्पशन या रीपेमेंट, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है और आप शेयर कैपिटल की पेमेंट करेंगे तो उसमें भी प्रेफरेंस है, किसको? प्रेफरेंस शेयर्स वालों को। क्या प्रेफरेंस है बेटा? पहले प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल विल बी पेड, कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी अगर पेमेंट कर रही है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों की कैपिटल पे होगी और उसके बाद पैसा बचा तो फिर इक्विटी वालों की पेमेंट होगी, अगर नहीं बचा तो नहीं होगी।
तो दैट इज व्हाई इक्विटी कैपिटल इज आल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल। ठीक है, इसको हम रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। क्यों? ना तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, ठीक है, ना इसकी गारंटी के मिलेगा ही मिलेगा। पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, प्रॉफिट बचा तो इक्विटी वालों को डिविडेंड मिलेगा। फिर ऐसे रिपेमेंट की बात है, कैपिटल की पेमेंट हो रही है तो पहले प्रेफरेंस वालों की कैपिटल की पेमेंट होगी, उसके बाद पैसा बचा तो फिर इक्विटी वालों की होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में बेटा केवल इतना ही। कल की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो आपको बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना, आपका बहुत हेल्प करेगा, आपके ज्यादातर क्वेश्चंस में वो सारा यूज होता है। ठीक है, अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा जय श्री राम।